नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड अफेयर्स में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। 3 नवंबर 1988 की सुबह तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल वीएन शर्मा को आर्मी हाउस से साउथ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय के लिए निकलते समय एक फोन आया। यह कॉल प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में विदेश सेवा के अधिकारी रोनेन सेन का था। मालदीव द्वीप समूह में आपातकाल की स्थिति है। महोदय, राजधानी माले द्वीप पर कल रात श्रीलंका से आए लगभग 100 से 200 आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति गयूम एक सिविल होम में छिपे हुए हैं। उनके मुख्यालय महल और सुरक्षा सेवा मुख्यालय पर कब्जा कर लिया गया है और उनके कई मंत्रियों को बंधक बना लिया गया है। हमारे पास उनके पर्यटन मंत्री के घर से एक कमजोर सैटेलाइट फोन पर तत्काल मदद के लिए एक एसओएस है। हम इस कार्य के लिए एनएसजी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या सेना मदद कर सकती है? सेन ने फोन पर जनरल शर्मा से कहा, बेशक हम मदद कर सकते हैं रोनेन, हम इस पर तुरंत काम करना शुरू कर देंगे। बेहतर होगा कि आप पूरे दिन उस संचार चैनल पर बने रहें। हम ऑपरेशन रूम में प्रधानमंत्री को कब जानकारी दे सकते हैं? जनरल शर्मा ने जवाब दिया। और इस प्रकार ऑपरेशन कैक्टस की कहानी शुरू हुई, जो भारत द्वारा चलाए गए उन कुछ मिशनों में से एक था जिसमें रक्षा बलों की तीनों शाखाएं सेना, नौसेना और वायुसेना शामिल थीं। मालदीव, जिसमें 26 एटोल और 1000 से अधिक प्रवाल द्वीप शामिल हैं, संकट में था। दुष्ट व्यवसायी अब्दुल्ला लुथुफी के नेतृत्व में मालदीव के एक समूह ने पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम पीएलओटी के श्रीलंकाई उग्रवादियों के साथ मिलकर राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। राष्ट्रपति गयूम के सैन्य हस्तक्षेप के अनुरोध को शुरू में श्रीलंका और पाकिस्तान ने अस्वीकार कर दिया था तथा सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे अन्य देश तत्काल सहायता प्रदान करने में असमर्थ थे। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तो उन्होंने आखिरकार नई दिल्ली को फोन किया और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने तुरंत जवाब दिया। कुछ ही घंटों में सशस्त्र बलों के तीनों अंगों को शामिल करते हुए सावधानी पूर्वक समन्वित सैन्य अभियान शुरू कर दिया गया। गयूम को तख्ता पलट की कोशिश का सामना क्यों करना पड़ा? 1978 में मालदीव के राष्ट्रपति बने मौमून अब्दुल गयूम को राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक परेशानियों के कारण अपने कार्यकाल के दौरान कई बार तख्ता पलट की कोशिशों का सामना करना पड़ा। 1980 और 1983 में 2 तख्ता पलट की कोशिशें की गईं, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कोशिश 3 नवंबर 1988 को हुई। तख्ता पलट की साजिश व्यवसायी अब्दुल्ला लुथुफी और अहमद नासिर ने रची थी, जिन्होंने श्रीलंका के एक उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम पीएलओटी को गयूम की सरकार को उखाड़ फेंकने में मदद करने के लिए पैसे दिए थे। अपहृत श्रीलंकाई मालवाहक जहाज से स्पीड बोट का उपयोग करके लगभग 100 पीएलओटी भाड़े के सैनिक सुबह होने से पहले राजधानी माले में उतरे। कुछ स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने प्रमुख सरकारी भवनों, हवाई अड्डे, बंदरगाह, टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों सहित प्रमुख स्थानों पर शीघ्र ही नियंत्रण कर लिया। भाड़े के सैनिक राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़े, लेकिन गयूम को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया तथा उसके बाद रक्षा मंत्री द्वारा उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। लुंगी पहने भाड़े के सैनिकों ने टीवी और रेडियो स्टेशनों पर कब्जा कर लिया, लेकिन टेलीफोन एक्सचेंज और हवाई अड्डे को नेटवर्क से हटाने के बारे में नहीं सोचा, जो उनके लिए महंगा साबित हुआ। गयूम के भारत से संपर्क करने के बाद राजीव गांधी सरकार ने विद्रोहियों को खदेड़ने तथा मालदीव के राष्ट्रपति को बचाने के लिए तुरंत ऑपरेशन कैक्टस का आदेश दिया। सेना, नौसेना, वायुसेना एक साथ आईं।
3 नवंबर को जब जनरल वीएन शर्मा कैबिनेट मीटिंग के लिए साउथ ब्लॉक स्थित अपने दफ्तर पहुंचे तो लिफ्ट एरिया के पास उनकी मुलाकात लेफ्टिनेंट जनरल रॉड्रिग्स से हुई, जो उस समय सेना के उप प्रमुख थे। जनरल शर्मा ने लेफ्टिनेंट जनरल रॉड्रिग्स को स्थिति के बारे में जानकारी दी, जिन्होंने तुरंत डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस डीजीएमओ के साथ समन्वय किया और वायुसेना और नौसेना के कर्मचारियों को स्थिति के बारे में सचेत किया। जनरल शर्मा ने ऑपरेशन कैक्टस इंडियन इंटरवेंशन इन द मालदीव नवंबर 1988 में लिखा। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल रॉड्रिग्स ने आगरा में पैराशूट ब्रिगेड को व्यक्तिगत रूप से फोन करके ब्रिगेड के सामरिक मुख्यालय और एक पैराशूट बटालियन को 2 घंटे पहले हवाई परिवहन द्वारा देश से बाहर जाने के लिए कहा। मालदीव में संक्षिप्त समस्या के बारे में डीजीएमओ द्वारा विस्तृत योजनाओं के साथ संकेत दिया गया था। राजीव गांधी ने एक तत्काल बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें तीनों सेना प्रमुखों ने भाग लिया। 3 नवंबर को दोपहर में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने गयूम के लिए सैन्य मदद की अनुमति दी और आगरा में पैरा ब्रिगेड को एक संदेश भेजा गया। जब तक ब्रिगेडियर फारूक बलसारा के नेतृत्व में पैरा ने ऑपरेशन की योजना बनानी शुरू की, तब तक नौसेना के टोही विमान मालदीव के ऊपर पहुंच चुके थे तथा हुलुले हवाई पट्टी की तस्वीरें भेज रहे थे, जो पैरा का लॉन्चिंग पैड था। यह अभियान 3 नवंबर की रात को शुरू हुआ, जब भारतीय वायुसेना के इल्यूशन IL-76 विमान ने पैराशूट रेजिमेंट की 6ठी बटालियन और 17वीं पैराशूट फील्ड रेजिमेंट सहित 50वीं स्वतंत्र पैराशूट ब्रिगेड के सैनिकों को आगरा वायुसेना स्टेशन से हवाई मार्ग से निकाला। बिना रुके 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके वे संकट कॉल के 9 घंटे के भीतर हुलहुल्ले द्वीप पर माले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। भारतीय सैनिकों ने हवाई पट्टी के चारों ओर मोर्चा संभाल लिया, लेकिन कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। जब उन्हें रेडियो पर पता चला कि भारतीय सेना आ रही है, तो भाड़े के सैनिक भाग गए। भाड़े के सैनिकों ने एक मालवाहक जहाज का अपहरण कर उसमें सवार 27 लोगों को बंधक बनाकर भागने का प्रयास किया, जिनमें मालदीव के परिवहन मंत्री अहमद मुजुतुबा और उनकी स्विस पत्नी उर्सुला भी शामिल थे। इसके बाद भारतीय नौसेना ने पीछा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रिगेट INS गोदावरी और INS बेतवा ने श्रीलंका के तट से अपहृत मालवाहक जहाज को रोक लिया। जैसे ही युद्धपोत करीब आए, भाड़े के सैनिकों ने 2 बंधकों को पुल पर खींचकर उनके सिर उड़ा दिए। उनके शवों को लाइफ बॉय से बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया, इस उम्मीद में कि यह भयानक दृश्य भारतीय नौसेना को डरा देगा। हालांकि इससे भाड़े के सैनिकों को मार गिराने का उनका दृढ़ संकल्प और मजबूत हो गया। तनावपूर्ण गतिरोध के बाद विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें INS गोदावरी पर ले जाया गया, जिससे 16 घंटे के भीतर तख्ता पलट का प्रयास प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। सेना द्वारा भाड़े के आतंकवादियों से माले को मुक्त कराने के बाद एक पैराट्रूपर ने कहा, 1971 में ढाका पहुंचने के बाद से मैंने लोगों की आंखों में इतनी कृतज्ञता नहीं देखी थी। भारत मालदीव मैत्री तब बनाम अब। जनरल शर्मा के अनुसार गयूम ने राजीव गांधी को बहुत धन्यवाद दिया और अनुरोध किया कि कमांडिंग ऑफिसर 6 पैरा और आवश्यक सैनिकों को अपने सुरक्षा बलों को प्रशिक्षित करने और पुनर्गठित करने के लिए माले में रहने की अनुमति दी जाए। राजीव गांधी सहमत हो गए और ऑपरेशन कैक्टस के 1 साल बाद ये सैनिक भारत लौट आए। यह रक्षा क्षेत्र में भारत मालदीव सहयोग की शुरुआत भी थी। भारतीय सेना ने 16 घंटे के भीतर तख्ता पलट की कोशिश को खत्म कर दिया। नई दिल्ली, अपडेट 12 जनवरी 2024। 3 नवंबर 1988 की सुबह तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल वीएन शर्मा को आर्मी हाउस से साउथ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय के लिए निकलते समय एक फोन आया। यह कॉल प्रधानमंत्री कार्यालय PMO में विदेश सेवा के अधिकारी रोनेन सेन का था। मालदीव द्वीप समूह में आपातकाल की स्थिति है महोदय। राजधानी माले द्वीप पर कल रात श्रीलंका से आए लगभग 100 से 200 आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति गयूम एक सिविल होम में छिपे हुए हैं।
उनके मुख्यालय महल और सुरक्षा सेवा मुख्यालय पर कब्जा कर लिया गया है और उनके कई मंत्रियों को बंधक बना लिया गया है। हमारे पास उनके पर्यटन मंत्री के घर से एक कमजोर सैटेलाइट फोन पर तत्काल मदद के लिए एक SOS है। हम इस कार्य के लिए NSG राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या सेना मदद कर सकती है? सेन ने फोन पर जनरल शर्मा से कहा, बेशक हम मदद कर सकते हैं रोनेन। हम इस पर तुरंत काम करना शुरू कर देंगे। बेहतर होगा कि आप पूरे दिन उस संचार चैनल पर बने रहें। हम ऑपरेशन रूम में प्रधानमंत्री को कब जानकारी दे सकते हैं? जनरल शर्मा ने जवाब दिया। और इस प्रकार ऑपरेशन कैक्टस की कहानी शुरू हुई, जो भारत द्वारा चलाए गए उन कुछ मिशनों में से एक था जिसमें रक्षा बलों की तीनों शाखाएं सेना, नौसेना और वायुसेना नामिन शामिल थीं। मालदीव, जिसमें 26 एटोल और 1000 से अधिक प्रवाल द्वीप शामिल हैं, संकट में था। दुष्ट व्यवसायी अब्दुल्ला लुथुफी के नेतृत्व में मालदीव के एक समूह ने पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम PLOTE के श्रीलंकाई उग्रवादियों के साथ मिलकर राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। राष्ट्रपति गयूम के सैन्य हस्तक्षेप के अनुरोध को शुरू में श्रीलंका और पाकिस्तान ने अस्वीकार कर दिया था तथा सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम जैसे अन्य देश तत्काल सहायता प्रदान करने में असमर्थ थे। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तो उन्होंने आखिरकार नई दिल्ली को फोन किया और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने तुरंत जवाब दिया। कुछ ही घंटों में सशस्त्र बलों के तीनों अंगों को शामिल करते हुए सावधानीपूर्वक समन्वित सैन्य अभियान शुरू कर दिया गया। गयूम को तख्ता पलट की कोशिश का सामना क्यों करना पड़ा? 1978 में मालदीव के राष्ट्रपति बने मौमून अब्दुल गयूम को राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक परेशानियों के कारण अपने कार्यकाल के दौरान कई बार तख्ता पलट की कोशिशों का सामना करना पड़ा। 1980 और 1983 में 2 तख्ता पलट की कोशिशें की गईं, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कोशिश 3 नवंबर 1988 को हुई। तख्ता पलट की साजिश व्यवसायी अब्दुल्ला लुथुफी और अहमद नासिर ने रची थी, जिन्होंने श्रीलंका के एक उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम PLOTE को गयूम की सरकार को उखाड़ फेंकने में मदद करने के लिए पैसे दिए थे। अपहृत श्रीलंकाई मालवाहक जहाज से स्पीड बोट का उपयोग करके लगभग 100 PLOTE भाड़े के सैनिक सुबह होने से पहले राजधानी माले में उतरे। कुछ स्थानीय लोगों की मदद से उन्होंने प्रमुख सरकारी भवनों, हवाई अड्डे, बंदरगाह, टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों सहित प्रमुख स्थानों पर शीघ्र ही नियंत्रण कर लिया। भाड़े के सैनिक राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़े, लेकिन गयूम को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया तथा उसके बाद रक्षा मंत्री द्वारा उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। लुंगी पहने भाड़े के सैनिकों ने टीवी और रेडियो स्टेशनों पर कब्जा कर लिया, लेकिन टेलीफोन एक्सचेंज और हवाई अड्डे को नेटवर्क से हटाने के बारे में नहीं सोचा, जो उनके लिए महंगा साबित हुआ। गयूम के भारत से संपर्क करने के बाद राजीव गांधी सरकार ने विद्रोहियों को खदेड़ने तथा मालदीव के राष्ट्रपति को बचाने के लिए तुरंत ऑपरेशन कैक्टस का आदेश दिया। सेना, नौसेना, वायुसेना एक साथ आईं। 3 नवंबर को जब जनरल VN शर्मा कैबिनेट मीटिंग के लिए साउथ ब्लॉक स्थित अपने दफ्तर पहुंचे, तो लिफ्ट एरिया के पास उनकी मुलाकात लेफ्टिनेंट जनरल रॉड्रिग्स से हुई, जो उस समय सेना के उप प्रमुख थे। जनरल शर्मा ने लेफ्टिनेंट जनरल रॉड्रिग्स को स्थिति के बारे में जानकारी दी, जिन्होंने तुरंत डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस DGMO के साथ समन्वय किया और वायुसेना और नौसेना के कर्मचारियों को स्थिति के बारे में सचेत किया। जनरल शर्मा ने ऑपरेशन कैक्टस इंडियन इंटरवेंशन इन द मालदीव नवंबर 1988 में लिखा। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल रॉड्रिग्स ने आगरा में पैराशूट ब्रिगेड को व्यक्तिगत रूप से फोन करके ब्रिगेड के सामरिक मुख्यालय और एक पैराशूट बटालियन को 2 घंटे पहले हवाई परिवहन द्वारा देश से बाहर जाने के लिए कहा।
मालदीव में संक्षिप्त समस्या के बारे में डीजीएमओ द्वारा विस्तृत योजनाओं के साथ संकेत दिया गया था। राजीव गांधी ने एक तत्काल बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें तीनों सेना प्रमुखों ने भाग लिया। 3 नवंबर को दोपहर में राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति ने गयूम के लिए सैन्य मदद की अनुमति दी और आगरा में पैरा ब्रिगेड को एक संदेश भेजा गया। जब तक ब्रिगेडियर फारूक बलसारा के नेतृत्व में पैरा ने ऑपरेशन की योजना बनानी शुरू की, तब तक नौसेना के टोही विमान मालदीव के ऊपर पहुंच चुके थे तथा हुलुले हवाई पट्टी की तस्वीरें भेज रहे थे, जो पैरा का लॉन्चिंग पैड था। अभियान 3 नवंबर की रात को शुरू हुआ, जब भारतीय वायुसेना के इल्यूशन IL-73 विमान ने पैराशूट रेजिमेंट की 6ठी बटालियन और 17वीं पैराशूट फील्ड रेजिमेंट सहित 50वीं स्वतंत्र पैराशूट ब्रिगेड के सैनिकों को आगरा वायुसेना स्टेशन से हवाई मार्ग से निकाला। बिना रुके 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करके वे संकट कॉल के 9 घंटे के भीतर हुलहुल्ले द्वीप पर माले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे। भारतीय सैनिकों ने हवाई पट्टी के चारों ओर मोर्चा संभाल लिया, लेकिन कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। जब उन्हें रेडियो पर पता चला कि भारतीय सेना आ रही है, तो भाड़े के सैनिक भाग गए। भाड़े के सैनिकों ने एक मालवाहक जहाज का अपहरण कर उसमें सवार 27 लोगों को बंधक बनाकर भागने का प्रयास किया, जिनमें मालदीव के परिवहन मंत्री अहमद मुजुतुबा और उनकी स्विस पत्नी उर्सुला भी शामिल थे। इसके बाद भारतीय नौसेना ने पीछा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रिगेट INS गोदावरी और INS बेतवा ने श्रीलंका के तट से अपहृत मालवाहक जहाज को रोक लिया। जैसे ही युद्धपोत करीब आए, भाड़े के सैनिकों ने 2 बंधकों को पुल पर खींचकर उनके सिर उड़ा दिए। उनके शवों को लाइफ बॉय से बांधकर समुद्र में फेंक दिया गया, इस उम्मीद में कि यह भयानक दृश्य भारतीय नौसेना को डरा देगा। 2012 के इंडिया टुडे लेख के अनुसार कि कैसे भारत ने मालदीव में तख्ता पलट को रोकने में मदद की। हालांकि इससे भाड़े के सैनिकों को मार गिराने का उनका दृढ़ संकल्प और मजबूत हो गया। तनावपूर्ण गतिरोध के बाद विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें INS गोदावरी पर ले जाया गया, जिससे 16 घंटे के भीतर तख्ता पलट का प्रयास प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। हालांकि अब इस दोस्ती में एक तीखा मोड़ आ गया है, क्योंकि माले में चीन समर्थक राजनेता अब भारतीय सैनिकों को बाहर करना चाहते हैं। मालदीव के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने इंडिया आउट अभियान के जरिए अपना राष्ट्रपति पद जीता था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मालदीव में भारतीय सैनिकों की मौजूदगी से द्वीप राष्ट्र की संप्रभुता प्रभावित हुई है। उनकी पार्टी ने यह कहानी फैलाई कि किसी अन्य देश की सैन्य उपस्थिति एक छोटे द्वीप राष्ट्र के रूप में मालदीव की नाजुक स्थिति के साथ असंगत है। मालदीव की रणनीतिक स्थिति ने इसे चीन और भारत जैसी क्षेत्रीय शक्तियों के लिए केंद्र बिंदु बना दिया है तथा दोनों ही इस पर प्रभाव डालने की होड़ में लगे हुए हैं। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के कार्यकाल के दौरान मालदीव चीन के करीब आ गया, जिसने चीन मालदीव मैत्री पुल जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भारी निवेश किया। हालांकि चीन की ओर इस झुकाव ने संभावित रणजाल और चीनी वित्त पोषण पर अत्यधिक निर्भरता के बारे में चिंताएं पैदा की। मालदीव के मामलों में ऐतिहासिक रूप से शामिल भारत विदेश में अपनी सैन्य उपस्थिति को लेकर सतर्क रहा है। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि मालदीव में उनके सैनिक निहत्थे हैं और प्रशिक्षण और बचाव कार्यों जैसी गैर लड़ाकू भूमिकाओं में सहायता करते हैं। भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव के कुछ मंत्रियों द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के कारण भारतीयों द्वारा हाल ही में की गई तीखी प्रतिक्रिया के बावजूद ऑपरेशन कैक्टस की विरासत मालदीव में गूंजती रहती है और कृतज्ञता के साथ याद की जाती है। मुइज़ू के चीन समर्थक रुख के बावजूद आम मालदीव वासी अभी भी भारत को अपना सबसे करीबी और सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी मानते हैं। वर्ल्ड अफेयर्स देखने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।